तो जस्ट एक बार फाइनल ओवरव्यू के लिए, फॉर्मूला वगैरह देखने के लिए, एक दो जो इम्पोर्टेंट बात वो देखने के लिए हम लोग कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग खुद से भी पढ़ ही रहे होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बट फिर मुझे लगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड टाइम पे भी नहीं पढ़ते हैं, उनको एक बार थोड़ा-सा बता देते हैं ऊपर-ऊपर से कि केमिस्ट्री में क्या-क्या है। शायद एक आधा हमारा तुक्का लग भी जाए और वही चीज़ जो है एग्ज़ाम में हिट कर जाए। हुँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे सेशन को बीच में लीव कर जाएँगे उनको ऑलरेडी ऑल द बेस्ट। हुँ, चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? जिसे हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते ईज़िली, जिसकी कंपोज़िशन एक हो चुकी होती है। जैसे पानी में हमने नमक मिला दिया, तो बिल्कुल एक हो गया होता है। तो सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लार्ज अमाउंट में, एक होता है स्मॉल अमाउंट में। जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं और जो लेस अमाउंट में होता है जैसे उसे सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे मीठा पानी, मीठे पानी में चीनी कम होगी तो चीनी सॉल्यूट का रोल प्ले करेगी और जो पानी है वो सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। बात करते हैं टॉपिक की मास परसेंटेज। मास परसेंटेज एक W/W कांसेप्ट है। इसमें ऊपर भी मास होता है, नीचे भी मास होता है। ऊपर मास होता है किसी भी गिवन कंपोनेंट का, नीचे मास होता है सॉल्यूशन का और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 निकाल लगा देते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक वॉल्यूम परसेंटेज आता है, ऊपर वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, ऊपर वॉल्यूम होता है किसी भी गिवन कंपोनेंट का और परसेंटेज जब भी निकालते हैं इनटू में 100 हो जाता है। मोलैरिटी अगर निकालनी है, मोलैरिटी को बेटा जी हम लोग अच्छा पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? देखिए जैसे परसेंट होता है ना 100 पार्ट्स में हम देखते हैं, वैसे ही हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन होता है। पार्ट्स पर मिलियन जो होता है वो किसी जगह पर पॉल्यूशन देखने के काम आता है कि कितना पॉल्यूशन है। अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सब्सटेंस ए निकालना है तो मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। और न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर, अगर कभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा और मोलैरिटी जो है घटती है। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर लीटर होती है। आगे मूव करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट। वो था पर लीटर सॉल्यूशन, ये है पर किलोग्राम सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी। वॉशिंगटन से सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती। यूनिट क्या होगी इसकी? मोल्स पर केजी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान के चलो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? ओके, ये फॉर्मूला नहीं होगा इसका। क्या फॉर्मूला होगा भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा 1 होती है, ठीक है? खास बात ये क्या है? इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना? यूनिट और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है ये। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर सोलवेंट। एक 100 मिलीलीटर सोलवेंट के अंदर आप कितना सोल्यूट मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हो सो दैट दी सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड, कि हमारा जो सॉल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेटेड बन जाए। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? जिसमें और ज्यादा सोल्यूट को ऐड नहीं किया जा सकता। एक टर्म होती है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है? कि जो सब्सटेंस जैसा होता है वो वैसों में घुलना पसंद करता है। अगर मेरे पास कोई पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में घुलेगा, नहीं घुलेगा नॉन पोलर में। सिमिलरली अगर कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है तो वो नॉन पोलर में घुलेगा, नहीं घुलेगा पोलर में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा एच जो है नेगेटिव होता है, मतलब उसमें से ऑलरेडी हीट निकलती है। तो ऐसे केसेस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या है? डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिकॉज़ उसमें से ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, तो टेम्परेचर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बट अगर मेरे पास कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक कैसी होती है? जिनको हीट की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे केस में अगर ऐसे केसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर KH एक्स बी हो जाएगा। इस KH का मतलब क्या होता है भाई? हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट जो है उसके बारे में खास बात याद रखनी है दैट KH की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के। इससे रिलेटेड कई बातें पूछी जाती है। तो KH और सोल्युबिलिटी का हमेशा इनवर्स का रिलेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है, मान के चलो आपको वेपर प्रेशर निकालना है ऑफ HCl, तो वो किसके इक्वल होगा? वेपर प्रेशर ऑफ HCl इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो बड़ों की बात माने। बड़ों की बात माने मींस राउल्ट्स की बात माने। दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दैट इंटरेक्शन ऑफ AB जो होगा, AB की सोल्यूट सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शन है वो इक्वल होगी AA एंड BB की इंटरेक्शन की। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, चेंज इन हीट जीरो होगा। और आइडियल सॉल्यूशन एक जैसे कंपोनेंट बनाते हैं जैसे N-हेक्सेन N-हेप्टेन। ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का एक ग्राफ हो गया। कैसे? इस तरह से बनाते हैं। नीचे हम लोग मोल फ्रैक्शन लिखते हैं, लाइक यहाँ पर XA इक्वल टू 1 लिख दिया, XB इक्वल टू 0। यहाँ पर XB इक्वल टू 1 हो जाएगा, XA इक्वल टू 0। ये A का एरिया है, ये B का एरिया है। जब ये एक दूसरे के एरिया में जाते हैं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है और जब इनको जोड़ देते हैं तो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है।
आगे मूव करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल जो बड़ों की बात ना माने, विच डजंट ओबे राउंड्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर AB की जो इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं होती, इज नॉट इक्वल। चेंज इन वॉल्यूम नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन हीट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है पॉजिटिव डेविएशन, एक होती है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहां पर होगी? जहां पर इंटरेक्शन वीकर हो। नेगेटिव डेविएशन कहां पर होगी? जहां पर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, चेंज इन वॉल्यूम भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, चेंज इन हीट भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और नेगेटिव में सब कुछ आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, चेंज इन वॉल्यूम भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा, चेंज इन हीट भी आपको नेगेटिव देखने को मिलने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये किस तरह के एजियोट्रोप्स बनाते हैं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, वेपर प्रेशर घटता है। तो ये यहाँ पर आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन में जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ चला जाता है आइडियल से, और नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ चला जाता है आइडियल सॉल्यूशन से। एजियोट्रोप्स में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, है ना। अच्छा, मिनिमम एजियोट्रोप्स कौन बनाएंगे? जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाएंगे? जो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। किसे कहते हैं? दो प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे जो डिपेंड करती हैं। चार तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला क्या होता है? P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू XB, है ना। XB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां से अगर सिंपल इसका फॉर्मूला लिखना चाहो P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू XB। XB को अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखा जा सकता है? NB बाय NA प्लस NB। तो नीचे वाले NB को जनरली हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू WB MB और MA बाय WA। अगला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, जैसे कि पानी है, अगर पानी में हम नमक मिला दें, नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज हायर, एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फॉर्मूला एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट। एक इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। इस केबी की बात याद रखिए, इसे बोलते हैं हम लोग मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इसके बारे में पूछा जाता है कि ये कांस्टेंट कैसा है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है? देखिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट के मतलब होता है जिसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है। इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स नहीं होती, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, है ना। तो केबी को क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। केबी की यूनिट क्या होती है? केल्विन, केजी, यहां पर आएगा केल्विन, केजी पर मोल। उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफएम, या फिर डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टीएफ। देखिए सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो हम कम साइड में रखेंगे सॉल्यूशन को। बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का ज्यादा होता है तो ज्यादा साइड में रखेंगे इसको, सॉल्यूशन को। इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है भाई। ठीक है, आगे मूव करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। इस तरफ हाई कंसंट्रेशन है, इस तरफ लो कंसंट्रेशन है। हमेशा लो टू हायर मूव करेंगे। OLX करके याद रखिए, OLX करके, OLH। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स हाई की तरफ मूव करते हैं। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन के पार्टिकल हाई की तरफ मूव करते हैं। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। जहां पर भी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। ठीक है, तो पाई इज सी इंटू टी। इसको हटाएंगे तो पाई इक्वल टू आर इंटू सी इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो उसे उन दो सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं आइसोटोनिक। और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक। और अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक। एक होता है एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे आता है भैया? सर देखिए, कभी भी अगर सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास एब्नॉर्मल हो चुका है ना। इसको निकालने के लिए हम लोग आई का यूज करते हैं। आई इज वेंट फैक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाय एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपको कभी अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी हो, जनरली पूछी जाती है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1 बाय N-1, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होता है I-1 1 बाय N-1। अब ये N क्या होता है? जैसे NaCl है, NaCl को तोड़ दूंगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में तो ये 2 हो गया, दो पार्टिकल्स में टूट गया तो N इक्वल टू 2 है। AlCl3 है तो ये टूट गया Al3 पॉजिटिव में 3Cl नेगेटिव में, यहाँ पर क्या आएगा? 4। ओके, सब पढ़ा हुआ बोलो। ऐसा नहीं है बेटा, जब आप एग्जाम अगर आपने पढ़ा हुआ है, एग्जाम देने बैठोगे तो आपको सारी चीजें याद आने लगेंगी। ठीक है, बाकी जो वेंट फैक्टर है जब इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो चेंज होने लगती है। जैसे P नॉट माइनस PS बाय P नॉट इक्वल टू X भी था, अब I लगने लग जाएगा हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सामने। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग मुझे बताइएगा 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन है और एक जगह पर KCl सॉल्यूशन है, एक जगह पर 0.1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। बताइए अकॉर्डिंग टू यू किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखिए, जो ग्लूकोज है वो आयंस में नहीं टूटेगा, जो KCl है वो आयंस में टूट जाएगा, K पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तो ये दो पार्टिकल्स की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन भले ही दोनों की सेम है
बट ये दो पार्टिकल्स में जब काम करने लगेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो उससे ज्यादा हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट और नोट? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी की रिलेशन की बात करते हैं। क्या रिलेशन उनके बीच में और कैसे हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। सबसे पहले हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या कर सकता है C2E कर सकता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो क्या कर सकता है E2C कर सकता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमें बाहर से बिजली देनी पड़ती है, तो इसके अंदर जो रिएक्शन देखने को मिलती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो अपने आप होती रहती है। ठीक है, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक बीकर के अंदर हमने जिंक लिया है, जिंक सल्फेट में डाल के, दूसरे में कॉपर लिया है, कॉपर सल्फेट में डाल के उनको जोड़ने के लिए सोल्ट ब्रिज लगा दिया है ना। बाहर से करंट को चेक करने के लिए वायर विद वोल्टमीटर लगा दिया। जस्ट अ मिनट। अच्छा, कम टू द पॉइंट। हाँ, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं जिंक से कॉपर की तरफ, और जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है कॉपर से जिंक की तरफ। अगर कभी भी हमारा ये हमारा सेल का जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को बोलते हैं इनोड सेल। अगर हमारे कभी हमारा इनोड सेल जाता है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तो हमारा सेल जो है नॉर्मली बिहेव करेगा। और अगर कभी इनोड सेल बराबर हो जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल के, तो हमारा सेल काम करना बंद कर देगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि हमारे जो सेल का पोटेंशियल है उससे ज्यादा हो जाए एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो हमारा सेल उल्टा काम करना स्टार्ट कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल की बजाय वो इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे अभी इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं ना नॉर्मली, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने लगेंगे। करंट ऐसे जा रहे हैं ना, तो करंट अभी ऐसे जाने लगेगा। अच्छा, इसका शॉर्टकट याद रखिए, लोन। याद रखिए, इसमें बिजली बनानी है तो हमें लोन लेना पड़ेगा। लोन का मतलब क्या है? लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगी, एनोड पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, छोड़ उसको। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वैल्यू जो है पॉजिटिव होती जाती है ना। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आईपीएसी ने क्या मान रखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रखा है। क्या मान रखा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान रखा है। इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। अच्छा, तो अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। और अगर आपसे कोई पूछे रिड्यूसिंग पावर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या मतलब होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर का? दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराना। अगर कोई दूसरों पे ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? दूसरों पे ऑक्सीडेशन कराना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए भैया? कम होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई दूसरों को रिड्यूस करना चाहता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट आती है नर्स्ट इक्वेशन। इंपॉर्टेंट, इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन, लो कंसंट्रेशन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय कंसंट्रेशन विच अंडरगोज रिडक्शन। ठीक है, तो या फिर इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेड। एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑर्गेन। अच्छा, अगर आपको कभी डेल्टा जी निकालना आ जाए, डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल। एक होता है डेल्टा जी नोट, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल। और अगर कभी आपको निकालना आ जाए लोग केसी, लोग केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लोग केसी। ठीक है, ये एन उधर ले जाते हैं, 0.0591 अपन में ले जाते हैं। फॉर्मूला ये भी बन सकता है लोग केसी इज इक्वल टू एन इंटू ई नोट सेल बाय 0.0591। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, कंडक्टर जो अपने अंदर से बिजली को पास हो जाने देते हैं। दो तरह के कंडक्टर होते हैं बेटे, एक होता है मेटालिक, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक। मेटालिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ोगे, रिपीट करो। जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि उनके कर्नल्स वाइब्रेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूं किसकी? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, तो उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि आयंस ज्यादा बनते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके रेजिस्टेंस के। एक होती है कंडक्टिविटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, यूनिट याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। कंडक्टिविटी हो गई। सेल कांस्टेंट होता है जी स्टार, इसका फॉर्मूला होता है एल बाय ए, ये कांस्टेंट रहता है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? इसको हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिंग पावर ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस। ये क्या हो जाएगा? कप्पा इनटू में 1000 बाय एम। जरूरी बात याद रखिए, काम आ सकती है। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डाइल्यूशन की, मोलर कंडक्टिविटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टिविटी की, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। ऑन दी अदर हैंड, जो कंडक्टिविटी होती है नॉर्मल कंडक्टिविटी, नॉर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भैया डाइल्यूशन की। इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन से कम क्यों होती है? क्योंकि डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाते हैं। कंडक्टिविटी कम क्यों होती है पानी डालने पे, डाइल्यूशन पे? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाती है। आगे 8 बजे मैक्सिमम है, मैं खत्म कर दूंगा 8 बजे। एक होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, या मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, कोई हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के को समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, इसे बोलते हैं डी बाय हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। ये होती है डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम जीरो माइनस ए
रूट सी। कुछ इस तरह से होता है बेटा, ये डेल्टा में है, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का रूट है। अगर आप देखो कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अच्छा, इस तरह का ग्राफ जिसमें कम मोलर कंडक्टिविटी चेंज है वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें ड्रास्टिक चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कम क्यों बढ़ता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूशन पे ज्यादा नहीं टूटते हैं, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आप इनको जैसे जैसे डालोगे इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, जो पूरे के पूरे आयंस में टूट चुके हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? विच डिसोसिएट पार्शियली, जो पूरे ना टूटे हो, जो थोड़े 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 टूटते रहते हैं। अच्छा, कोलरस लॉ की बात करते हैं। कोलरस लॉ ने क्या बोला था? अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो इक्वल होगी सम ऑफ कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। उसके बाद है फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ ने क्या बोला? ये जस्ट ऐसा है कि आपके मार्क्स कितने आएंगे, आप लोगों ने जितनी पढ़ाई की होगी। सिंपल सी बात है। फैराडे का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर किसी रोड पे किसी इलेक्ट्रोलाइट ने डिपॉजिट होना है तो वो कितना डिपॉजिट होगा, जितना मैं उसमें से करंट पास कराता रहूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q को हटाया जाएगा, W इज इक्वल टू जीट, वीनिंग इज इक्वल टू जीट, है ना। Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसका फॉर्मूला होता है मोलर मास बाय N into F into में I into T। I का मतलब होता है करंट, T का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी इन टेम्परेचर नहीं टाइम। टाइम को आपने सेकंड में लेना है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें दो रोड डाल दो, उनमें जो सब्सटेंस के कितने डिपॉजिट होंगे अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊं। जैसे मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं तो कितने मार्क्स आएंगे, अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपने खुद कितनी पढ़ाई की होगी। अगेन वही बात है ना। चलो इसको अलग पॉइंट पे लेके जाते हैं। मेटल ए कितनी डिपॉजिट होगी, जितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए है। मेटल बी कितनी डिपॉजिट होगी, जितना इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी है। उसके बाद हमारे पास सेल आते हैं बेटा, जनरेशन के हिसाब से हमारे पास तीन सेल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी जो नॉन रिचार्जेबल है, एक लिमिटेड टाइम के बाद खत्म हो जाते हैं। सेकेंडरी जिसको हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। टर्सरी या फिर फ्यूल सेल जो फ्यूचर है, जिसमें फ्यूल से बिजली बनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम लोग रिमोट वाला सेल बोल सकते हैं। एनोड पर क्या होता है? जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा, Zn2 पॉजिटिव बनेगा। कैथोड पर क्या होता है? MnO2 होता है, NH4 पॉजिटिव होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको Mn2O3 प्लस NH3 लिख देना। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये सबसे बढ़िया सेल माना जाता है। क्यों माना जाता है? पोल्यूशन फ्री है, हाईली एफिशिएंट है ना। इससे पोल्यूशन नहीं होता क्योंकि इससे पानी बनता है और 70% इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है। एनोड पर इसमें कैसे होता है? 2H2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, OH नेगेटिव के साथ जुड़ के 4H2 बन जाते हैं। इस तरह से फ्यूल सेल होता है, अगर आप लोगों ने देखा भी हो तो। इस तरह से होता है फ्यूल सेल। ठीक है। इस तरफ से हाइड्रोजन गैस जाती है, इस तरफ से ऑक्सीजन गैस जाती है। कैथोड पर कौन सी गैस जाएगी? ऑक्सीजन। यहाँ से 4H2 में से 2H2, 4 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा 4OH नेगेटिव। 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2 से 2H2, यहाँ पर 2H2 बनेंगे। ठीक है। इसके बाद लेड स्टोरेज बैटरी होती है। लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी है, जो रिचार्जेबल है ना। कुछ इस तरह से आप लोगों ने देखी होगी। यहाँ पर 6 होती हैं, ये मैं 4 लिख रहा हूँ। ये होता है अल्टरनेटली प्लेस्ड होती हैं। यहाँ पर लेड की प्लेट होती है और दूसरे वाली हमारे पास किसकी प्लेट होती है भैया? लेड ऑक्साइड की प्लेट होती है। ठीक है। ये एनोड का काम करती है। एट एनोड पीबी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, SO4 2 नेगेटिव के साथ जुड़ के PbSO4 बन जाएगा। एट कैथोड ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, PbO2 है, SO4 भी है। ये PbO2 तो इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, PbSO4 के साथ जुड़ जाएगा। ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में रिएक्शन उल्टी हो जाती है, एनोड कैथोड बन जाती है, कैथोड एनोड बन जाती है, रिएक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक है। एक होता है कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है जंग लगना। अच्छा, एक हमारे पास ना एक सेल शायद हम लोग मिस कर गए। एक सेल होता है हमारे पास मर्क्यूरी सेल। कौन सा सेल भाई? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सेल मतलब बटन सेल। बटन सेल मतलब जो सेल यूज किया जाता है किसके अंदर? घड़ियों के अंदर। इसके बारे में खास बात क्या है? अच्छा, ये इसके अलावा हियरिंग एड्स के अंदर भी यूज किया जाता है। कानों की जो मशीन होती है, इसकी रिएक्शन जो होती है नॉन आयनिक होती है बेटा। कैसी रिएक्शन होती है इसकी? नॉन आयनिक। नॉन आयनिक रिएक्शन होती है तो इसकी सेल वोल्टेज जो होती है वो फिक्स होती है ना। इसकी सेल वोल्टेज वेरी नहीं करती। तो सबसे पहली बात, एनोड पर काम करें। एनोड पर कौन होगा? एनोड पर होगा जिंक, है ना। जिंक यहाँ पर क्या कर देगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पर ये 2OH नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, OH नेगेटिव में से ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और प्लस में बन जाएगा H2O। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? हमारे पास आता है HgO, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके अलावा H2O लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O नहीं, हाँ H2O लेगा। तो क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर एक तो बनेगा Hg और एक बन जाएगा 2OH नेगेटिव। तो 2OH से 2OH कैंसिल हो जाते हैं, H2O से H2O कैंसिल हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन को अगर मैं लिखना चाहूँ, रिएक्शन क्या बनती है? Zn प्लस HgO gives ZnO प्लस Hg। इसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम किसके बारे में बात करते हैं? केमिकल रिएक्शंस और उनकी स्पीड के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। जैसे कि रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो आप लोग क्या लिख सकते हो? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और प्रोडक्ट में लिखोगे तो प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। टाइप की बात करें तो दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज में क्या होगा? हम चेंज की बात करते हैं ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस में हम लोग किसकी बात करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है। यहाँ पर रेट एवरेज रेट अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या लिख सकते हो? माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, देखिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस में मेन फर्क किसका है? इसमें हम डेल्टा यूज करते हैं, इसमें हम लोग टेल यूज करते हैं। जैसे एक और रिएक्शन अगर 2x + 3y गिव्स 5g, अगर आपको
इसको रेट ऑफ रिएक्शन करना है तो कैसे करेंगे? माइनस रिएक्टेंट तो माइनस कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, -1/2 डेल्टा x बाय डेल्टा टी, 3y है -1/3 डेल्टा y बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है, +1/5 डेल्टा z बाय डेल्टा टी। अगली बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कहीं पर आग लगी है, अगर वहां पर ऑक्सीजन बराबर सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार हो रही है, तो वो रिएक्शन जो है बढ़िया से होती रहेगी, है ना। उसके बाद है फिजिकल स्टेट, सॉलिड से फास्टर रिएक्शन होती है लिक्विड वालों की, लिक्विड से फास्टर रिएक्शन होती है गैसेस वालों की, क्योंकि रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड तोड़ना, नए बॉन्ड बनाना। गैस में पुराने बॉन्ड ऑलरेडी टूटे हुए हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी और इवन डबल हो जाती है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। एग्जांपल देता हूं, एक जगह पर 1 किलो चीनी ली है और एक जगह पर 1 किलो बुरा लिया है, बुरे का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अगर हम दोनों को पानी में डालेंगे तो जल्दी रिएक्शन कौन शो करेगा भैया? जो बुरा है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहां पर भी सनलाइट की जरूरत पड़ती है उन रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है एक्स्ट्रा एनर्जी। एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी कम रहे वो बढ़िया है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी फास्टर हो जाएगी। रेट लो की बात करते हैं। रेट लो ने क्या बोला था भाई? किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है वो डिपेंड करती है एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म पे। जैसे ए है, बी है, गिव्स प्रोडक्ट है, तो रेट इक्वल क्या लिखा जाएगा? के ए बी इसकी पावर अल्फा इसकी पावर बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? एक्चुअल यूज कंसंट्रेशन टर्म है। और अगर किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, कभी भी किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना है, जैसे मैं यहाँ पर इस के को डिफाइन करूंगा, तो कैसे भाई? इन दोनों को 1 कर दूंगा, है ना। रेट जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको यूनिटी मान लो, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। जो रेट कांस्टेंट होता है उसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। आगे है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो आपने अभी रेट लो किया था, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, तो उन पावर का आप सम कर दो, है ना। पावर्स का जो सम होता है वही हमारे पास क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी। इसके बाद आता है मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है कि किसी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ए एंड बी, इसका सम कर दोगे तो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी। और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और मोलिकुलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जनरली पूछा ही जाता है। इसकी यूनिट क्या होगी? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। सिंपल है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। जैसे मान के चलो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो 1 माइनस जीरो करोगे, 1 माइनस जीरो इज 1, तो यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर मान के चलो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1, ये तो क्या होगा? 1 माइनस 1 इज 0, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, ये पर सेकंड। इस तरह से किसी भी ऑर्डर के लिए आप लोग निकाल सकते हो। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन किसे कहते हैं? दो रिएक्शन विच आर इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद रेट की अगर मैं बात करता हूं, रेट क्या लिखा जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी, या फिर टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय के। टी हाफ का फॉर्मूला होता है आर नोट बाय 2 के। अच्छा, टी हाफ और रिएक्टेंट के बारे में मैं आपको बताता चलूं। टी हाफ होता है आर नोट की पावर 1 माइनस एन होता है। कई बार पूछा जाता है आपसे कि किस रिएक्शन का हाफ लाइफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है? सिर्फ जीरो ऑर्डर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये देखो ना, ये टी हाफ और आर नोट, यहां से देख लो टी हाफ और आर नोट क्या है, बराबर इक्वल ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ इस तरह से देखने को मिलेगा। रेट और कंसंट्रेशन में, रेट ऑफ रिएक्शन पे और कंसंट्रेशन पे अगर पूछा जाए तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता रेट ऑफ रिएक्शन पे। इसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे भाई, तो कैसे बनेगा? डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे। फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, और टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है जो जिसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता? या तो यहीं से देख लो, टी हाफ आर नोट 1 माइनस 1 अगर कर दोगे तो जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करेगा। या फिर यहाँ पर देख लो, टी हाफ में और रिएक्टेंट में क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है ना। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। बाकी इसके सारे ग्राफ आपको इस तरह ही देखने को मिलेंगे। ये लोग एलन आर नोट बाय आर इस तरह से कहीं पर भी आ जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर के ही ग्राफ होते हैं। आगे हम करते हैं शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी होती है? शूडो का मतलब होता है नकली, ऐसी रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती बट कुछ खास कंडीशंस के अंदर फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है। इन रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 होती है बट ऑर्डर जो होता है वो 1 होता है। जैसे ये है C12H, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है, यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट में है, ये लार्ज अमाउंट में है। रेट जो डिपेंड करता है वो स्मॉल अमाउंट वाले पे डिपेंड करता है। कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपको कुछ एक्सेस में देखना है, जैसे एक्सेस में होता है, इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी 2 है बट इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। आर्हेनियस इक्वेशन की बात कर लो। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है? K इक्वल टू ए, ये 3-4 फॉर्मूले हैं इसके। K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई आर टी, या फिर ln K इक्वल टू ln A माइनस ई आर टी, या फिर log K इक्वल टू log A माइनस ई ए 2.303 आर टी। न्यूमेरिकल्स के लिए मोस्टली आप इस फॉर्मूले को करते हैं, log K2 बाई K1 ई ए 2.303 आर, है ना। ये T2 माइनस T1 बाई T1 T2 ई ए इंटू आर, एक्टिवेशन सॉरी 2.303 आर का जब मल्टीप्लीकेशन होता है वो 19.15 होता है। ये ग्राफ देख लीजिए, ln K और 1 बाई टी का जब ग्राफ बनता है तो वो आर्हेनियस इक्वेशन का ही ग्राफ बनता है। तो लोग क्या होता है भैया?
स्लोप क्या होगा भाई, जो 1/t के साथ लगा माइनस ई ए, और इंटरसेप्ट क्या होगा ln ए। उसके बाद कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है कि एक रिएक्शन को अगर होना है तो रिएक्टेंट को पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, है ना, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड, वही कोलिजन थ्योरी है, वही कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। रेट अगर निकालना है, P इक्वल टू Z ए बी ई की पावर माइनस ए आर टी होगा। P का मतलब क्या है, कोलिजन प्रोबेबिलिटी स्टीरिक फैक्टर, Z का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ए बी मतलब दो रिएक्टेंट है, और ई ए माइनस आर टी पीछे से आ गया। रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन में, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लोअर डाउन कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है, पीरियोडिक टेबल में जो बीच का एरिया होता है, बीच का जो इलाका होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और जो नीचे का इलाका होता है वो एफ ब्लॉक होता है। डी ब्लॉक का दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक का दूसरा नाम होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, बन जाता है कई बार क्वेश्चन, क्या होता है n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, 1 to 2 भी चलेगा। n-1 d, n-1 का मतलब क्या है, जो भाई ऐसी बातें मत कर यार ns इसमें क्या होगा, n-1 होगा। आगे मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्यों होता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी सेम है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप सॉलिड से गैस बनाना चाहते हो, और अगर आप सॉलिड से गैस बनाना चाहते हो तो देखना पड़ेगा कौन कितना बढ़िया सॉलिड है, और कोई कितना बढ़िया सॉलिड होगा जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बहुत बार पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्वेश्चन, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कहां से कहां तक की, +2 से +10। पूछा जाता है क्यों शो करते हैं, ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ ns एंड n-1d इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछा जाए मैं 3D सीरीज में, 3D सीरीज होती है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है मैग्नीज के द्वारा। और कौन सा ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, वो हमारे पास स्कैंडियम है। एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एटॉमिक रेडियाई पहले घटता है, फिर सेम रहता है, और फिर इंक्रीज कर जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज हाई है, तो लिगेंड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इनका स्मॉल साइज है, और इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। कलर्ड कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये कलर्ड बनाते हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि यार ये कलर शो कर रहा है, ये कलर नहीं शो कर रहा है। जैसे बहुत बार पूछा गया है कि Zn2 पॉजिटिव इज कलर्ड कलरलेस बट कॉपर 2 पॉजिटिव इज कलर्ड, या ये व्हाइट है और ये भाई ब्लू है, बताइए, क्योंकि इसके पास 0 एम्पेयर है, 0 एम्पेयर है, तो ये डीडी ट्रांजिशन नहीं शो कर सकता। इसके पास अनपेयर है, अगर कहीं पर अनपेयर है तो वो डीडी ट्रांजिशन शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अलॉय। अलॉय किसे कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, मेटल की मिक्सिंग। और मेटल की मिक्सिंग कैसे होगी भाई, बताइए, दो मेटल है जिनका रेडियस सेम है, जिनका साइज सेम है, तो एक मेटल इजीली रिप्लेस कर सकती है दूसरी मेटल को। समझिए, ये मेरे पास है मेटल 1, ये मेरे पास है मेटल 2, जब इनका साइज सेम होगा तो ये इजीली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, और इनका जो बेबी होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अलॉय, है ना। जब साइज सिमिलर होता है तो एक दूसरे के एटम को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। आगे है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जैसे ये मेरे पास कोई मेटल एटम है ना, मेटल के एटम्स है, अब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस खाली होता है, उन छोटे छोटे स्पेस में स्मॉल नॉन मेटालिक एटम्स फिट हो सकते हैं। और नॉन मेटालिक एटम्स कौन से हो सकते हैं बेटा, हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन। मेटल एटम्स में जब छोटे छोटे नॉन मेटल एटम्स फिट हो जाते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है बेटा, एक होती है पैरामैग्नेटिक और एक होती है डायमैग्नेटिक। पैरा मतलब क्या होता है, जो अट्रैक्टिव होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक, डाया का मतलब भी डाई हो गया, डाई मतलब दो, जिसमें पेयरिंग हो जाती है वो रिपल्सिव हो जाते हैं। अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी पड़ती है, इसको स्पिन ओनली मोमेंट में बोलते हैं। म्यू इक्वल टू रूट n into n+2, वेयर n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगली बात आपसे पूछी जाती है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ। आपको कुछ ऑक्साइड्स दिए होते हैं, याद रखिए, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। जैसे मैं MnO की बात कर लूं, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बहुत कम है, तो ये बेसिक है। Mn2O7 की बात कर लो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर ये एसिडिक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो कुछ इस तरह से, CrO इस तरह से, CrO ओ। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी सब्सटेंस कलर की होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीडी ट्रांजिशन की वजह से। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बट ये स्टिल कलर्ड है। इसमें थ्योरी लगती है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। इसमें क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं इन 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 बॉन्ड के अंदर, इन वाले बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस है, और रेजोनेंस की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये जो बॉन्ड है, ये जो बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसकी लेंथ है 179 पिकोमीटर, बट इन सबकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 163 पिकोमीटर है। बनता कैसे है, बनता कैसे है भाई, सबसे पहले फेरोक्रोमेट लेते हैं, फेरोक्रोमेट पे सोडियम कार्बोनेट डालेंगे या NaOH डालेंगे, सोडियम क्रोमेट बनेगा। सोडियम क्रोमेट में एसिड डालेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, और फिर उसमें सोल्ट डाल देंगे, KCl डाल देंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डाइक्रोमेट, क्रोमेट से डाइक्रोमेट बनाना। क्रोमेट क्या है, जैसे कि CrO4 2 नेगेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इसमें कोई एसिड डालते हैं तो ये डाइक्रोमेट बन जाता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। और अगर मैं इस डाइक्रोमेट में कोई बेस डाल दूं तो वो क्रोमेट बन जाएगा। क्रोमेट जो होता है येलो कलर का होता है, और ये किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि बताओ एक येलो कलर के कंपाउंड में एसिड डालेंगे तो ऑरेंज का बन गया, येलो और ऑरेंज का कौन सा है, येलो का क्रोमेट है और ऑरेंज का डाइक्रोमेट है।
ठीक है, एसिडिक रेंज में जाना मतलब पीएच को लेस देन 7 कर रहे हो, बेसिक रेंज में जाना मतलब पीएच को मोर देन 7 कर रहे हो। आगे मूव करते हैं, इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन एसिडिक मीडियम। ये डाइक्रोमेटाइन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर होता। तो O7 है तो हाइड्रोजन डालो 14 H पॉजिटिव। ठीक है, तो डाइक्रोमेट, अच्छा क्रोमियम जो है बहुत ज्यादा खुश होता है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में। अच्छा एक और बात, अगर मैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करूं 3D सीरीज की सभी मेटल का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉपर का पॉजिटिव होता है। कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, वो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता हाइड्रोजन से। और उसका पॉजिटिव क्यों होता है भाई? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है। इधर आ जाओ, ये डाइक्रोमेटाइन है, 14H पॉजिटिव है, ये क्या बन जाएगा Cr3 पॉजिटिव और 7H2, यहां से तो H2 बन जाएंगे और ये 2Cr3 पॉजिटिव। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लो, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या कर सकता है, आई नेगेटिव को I2 में कन्वर्ट कर सकता है, S2 नेगेटिव को S में कन्वर्ट कर सकता है, SN2 पॉजिटिव में को SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता है, Fe2 पॉजिटिव को Fe, ये याद रखना होता है कि यार किसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, I नेगेटिव को I2 में, S2 नेगेटिव को S में, SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में और Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में। इसके बाद पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है KMnO4 और बनता किससे है ये, पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड इज MnO2, MnO2 पे जब हम क्या डाल देंगे KOH एंड O2 डाल देंगे तो ये बन जाएगा K2MnO4, K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, इसमें अगर आप एसिड डाल दो, मान के चलो आपने इसमें एसिड डाल दिया, इस पोटेशियम मैग्नेट में अगर आप एसिड डाल दोगे तो एक तो KMnO4 बनता है और एक बन जाता है MnO2। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, पायरोसाइड है, पायरोसाइड में आपने बेस डाला तो K2MnO4 बना जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड है, और अगर मैं इसमें एसिड डाल देता हूं तो एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक तो KMnO4 बनता है और एक MnO2 बनता है। बाकी ये हमारे पास KMnO4 है, इसमें सभी बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस है तो सबकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, डीप पर्पल कलर होता है। अब ये दो जगह पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है बेटा, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम की तो ये MnO4 नेगेटिव है। आपको ना एक चीज मैं बताता हूं कि जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम +3 में बहुत कुछ होता है, आपने पिछले केस में नोटिस किया होगा कि वो Cr3 पॉजिटिव में चला गया क्योंकि इसके पास इसकी D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, T टू दी हाफ फिल हो जाता है। अगर मैं इधर बात करूं MnO4 नेगेटिव की तो ये Mn2 पॉजिटिव में बहुत खुश होता है। अच्छा हाइड्रोजन कितने लेने हैं, 4 ऑक्सीजन है तो इसके डबल हाइड्रोजन ले लो सो दैट कि यहां से वाटर बन जाए। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी सिंपल है, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव पहले भी पढ़ के आए हैं, I नेगेटिव से I2 पहले भी पढ़ के आए हैं, ये H2 नेगेटिव से S बन रहा है। SO2 सल्फर ऑक्सीजन कभी भी हो जाए तो याद रखना उससे सल्फेट बनता है, सल्फेट बनता है SO4। ऑक्सैलिक एसिड से याद रखिए CO2, ये एक अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सैलिक एसिड से CO2 बनता है। इसके बाद इसको न्यूट्रल मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में आपसे पूछा जाता है, न्यूट्रल मीडियम में अल्कलाइन मीडियम में थोड़ा सा अलग हो जाता है। अच्छा बनेगा क्या अगर आप इसको अल्कलाइन मीडियम में ले लो, पहले तो इधर क्या बन रहा था एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव, इधर क्या बनेगा MnO2। अब क्या कर सकता है उस बात को देख लीजिए, जो अलग सी बात है, ये I नेगेटिव को कन्वर्ट कर सकता है IO3 में, बाकी I नेगेटिव से क्या बन रहा है हर बार I2, बट अल्कलाइन मीडियम में ये क्या कर सकता है I नेगेटिव को आयोडीन में। H2O3 2 नेगेटिव, मैंने आपको बोला ना सल्फर ऑक्सीजन कभी भी आ जाए तो याद रखना वो तो सल्फेट बनेगा। ठीक है, और अगर Mn2 पॉजिटिव है तो उसको कन्वर्ट कर देता है MnO2 के अंदर। भाई पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का फायदा है, जो भी तुम्हें आता है उससे रिलेटेड वही लिख देना। ठीक है, पूरे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि एब्लोक एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है लैंथेनोइड, एक होता है एक्टिनोइड। लैंथेनोइड किसे कहते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 4f में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है 5f ऑर्बिटल में। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NH2 n-1d 0 to 1 n-2 1 to 14। एक होता है लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आए। क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेनियम। जब हम 4f सीरीज में जाते हैं तो रेगुलरली साइज डिक्रीज होता है, और इस लगातार साइज की डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका कॉज क्या है, कारण क्या होता है भैया, जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। शील्डिंग मतलब रोकना, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता तो बाहर के इलेक्ट्रॉन अंदर आते जाते हैं और साइज कम होता जाता है। इसके कंसीक्वेंस क्या हुए, परिणाम क्या हुआ, 4f एलिमेंट्स को ही आप लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि साइज लगभग सबका सेम हो गया। 4d एंड 5d का साइज सेम हो गया, 4d एंड 5d का साइज लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेम होता है। बेसिक करैक्टर जो होता है वो लेफ्ट राइट डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोक्साइड का, मतलब यहाँ पर होता है LaOH3, यहाँ पर होता है LuOH3, लेफ्ट राइट जब जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है घटती जा रही है। आगे मूव करते हैं डिफरेंसेस की, तो लैंथेनोइड जो है +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बट मोस्ट कॉमन होती है +3, और ये +3 के अलावा +4 +5 +6 +7 शो करते हैं। और अगर कोई भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इसका मतलब उसके बहुत सारे ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 5f 6d 6s 7d। ये लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। इंपॉर्टेंट बात, लैंथेनोइड जो होते हैं वो नॉन रिडक्टिव होते हैं, एक्टिनोइड जो होते हैं वो रिडक्टिव होते हैं। लैंथेनोइड में सिर्फ एक एलिमेंट है जो रिडक्टिव का काम कर रहा है, वो कौन है भाई, प्रोमिथियम। सर प्रिपरेशन पूछेंगे क्या, बिल्कुल पूछी जा सकती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पूछी गई है रिसेंट ईयर्स के अंदर। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं भैया, सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगेंड होता है, आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड अपने लोन पे देता है। अच्छा एक होता है हमारे पास डबल सोल्ट, डबल सोल्ट क्या होते हैं, जो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे हम उसको सॉल्यूशन बनाने लगते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है पोटास आलम, पोटास मतलब पोटेशियम A2SO4, आलम मतलब एल्यूमिनियम Al2SO4 थ्राइस, इसको फिटकरी भी बोलते हैं। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, ये कभी नहीं टूटते, ये सख्त लोन में होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को बना के रखते हैं। पहले कौन सा सेक्शन करें बेटा, जो आपको फुली कॉन्फिडेंस से आता है उसको कर लेना, बाकी सीरियल वाइज चलोगे तो ज्यादा सही रहता है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है भैया, ट्रांजिशन मेटल होती है, लिगेंड के साथ जुड़ी होती है, लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके, और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक थ्योरी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी दो तरह की वैलेंसी की बात करती है, किस किस की, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। हमने इसको कैसे याद रखा हुआ है, पोस्ट ऑफिस से
चिट्ठी, पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसका मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। रिपीट करो, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो क्या होता है भाई, जैसे इसकी आपको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी निकाल लो, तो कैसे निकाल सकते हो, एक्स ये 6 NH3 का 0, Cl3 है -1, तो यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी कितना आ जाएगा 3, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं 6। अच्छा यहाँ से एक तरह का क्वेश्चन और भी बन जाता है, जैसे कि बेटा जी ये है CrCl3.6H2O है, आपको बोला गया इसको एक्सेस ऑफ AgNO3 में डालो और यहाँ से 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाओ। तो बताइए अगर 3 मोल्स ऑफ AgCl बनाने को बोल रहा है, इट मींस ये बोल रहा है कि 3 Cl को बाहर रखो, क्योंकि ये आयनाइजेबल होते हैं, बाहर वाले टूट सकते हैं। ये हो जाएगा CrH2O6। अगर वो बोल रहा है CrCl3.6H2O है, उसको एक्सेस ऑफ AgNO3 में डालो और आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलने चाहिए। बताइए 2 मोल्स ऑफ AgCl का मतलब क्या है कि बाहर कितने Cl होंगे 2, बाकी अंदर ये Cr, अब अंदर 6 की जगह होती है, 2 Cl बाहर कर चुके हो, 1 Cl को अंदर करना पड़ेगा। H2O कितने अंदर हो जाएंगे 5, और एक H2O को बाहर करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझ लो, जितने मोल्स ऑफ AgCl बनाने हैं उतने Cl को बाहर करना पड़ेगा, बाकी Cl को अंदर रखोगे, अंदर 6 की जगह रख के जो बचेगा उसको बाहर। इसके बाद होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स किसे कहते हैं, एटम आयन मॉलिक्यूल व्हिच डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिगेंड्स होते हैं वो एक लुईस बेस का काम करते हैं। लुईस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो लिगेंड्स को आप कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, जैसे नेगेटिव लिगेंड जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव लिगेंड जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूट्रल लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसके अलावा डोनर साइट्स के बेस पे भी आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। अगर किसी में सिर्फ एक डोनर एटम है तो उसे बोलते हैं मोनोडेंटेंट, जैसे H2O NH3 Cl एक्टिव। बाइडेंटेंट जिसमें दो डोनर साइट होती है, जैसे ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो का फॉर्म होता है C2O4। एक होता है इथाइलिन डाइमाइन CH2NH2 CH2NH2। एक होता है पॉलीडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट जिसमें दो से ज्यादा डोनर एटम होते हैं। इसका बढ़िया एग्जांपल है EDTA। EDTA की फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। ये है इथाइलिन, ये है डाइमाइन और ये है टेट्रा एसीटेट आयन। इसके बाद चिलेटिंग लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चिलेट क्या होते हैं, जब भी कोई बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ता है तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, और वही उस कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। याद रखना चिलेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मोनोडेंटेट लिगेंड। इसके बाद एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं। एम्बीडेंटेट क्या होते हैं, जिसमें दो डोनर एटम होते हैं बट जुड़ वो एक साइड से सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट है बट वो जुड़ एक साइड से सकते हैं, जैसे कि HCN NCS CN NC NO2 ONO। आगे मूव करते हैं, जैसे आपको IUPAC नाम करना है बेटा, आई होप आप लोग कर लोगे। Ka4 है, इसका नाम क्या होगा पोटेशियम। CN6 है तो हेक्सा, CN को बोल देंगे साइनो, कई बच्चे बोलते हैं साइनो बोलेंगे साइनिडो बोले, आप कुछ मर्जी बोल दो, साइनो भी लिख सकते हो साइनिडो भी लिख सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया हेक्सा साइनो, और Mn का नाम चेंज हो जाएगा बेटा इस केस में मैग्नेट। क्या हो जाएगा मैग्नेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 2। इसके बाद आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं भी, टू और मोर सब्सटेंस हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्पेशियल अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल आइसोमर जैसे आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर किसे कहते हैं, जो डिफरेंट आयंस देंगे, जैसे यहाँ पर SO4 और Br का इंटरचेंज हो जाए, ये पहले सल्फेट आयन देगा और फिर Br नेगेटिव आयन देगा। लिंकेज आइसोमर आपको कहां देखने को मिलेंगे, अगर कहीं पर भी एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जैसे NO2 है, ONO की तरफ से लिंक कर जाए तो लिंकेज आइसोमर है। हाइड्रेट आइसोमर जहां पर पानी लिगेंड का और काउंटर आयन का रोल प्ले कर रहा हो, ठीक है, H2O अंदर बाहर कम ज्यादा होते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपको कहां देखने को मिलेंगे भाई, जहां पर भी क्या होगा, दो कोऑर्डिनेशन फेयर होंगी, जहां पर भी दो कोऑर्डिनेशन फेयर होंगी, कोऑर्डिनेट आइसोमर। इसके बाद होता है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ये हमसे थोड़ा सा सीन गलत हो गया था। एक होता है सिस, एक होता है ट्रांस। सिस किसे कहते हैं, जिसमें सेम लिगेंड्स लगते हैं ऑन सेम साइड, जैसे कि मैं बोल रहा हूं CR है, ओके वेरी नाइस, CR है, ये Cl NH3 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 NH3, मान लो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास सिस है, और ये है CR, ये Cl NH3 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 NH3, और इस पे चार्ज लगा दिया 2। अगर सेम लिगेंड्स ऐसे आमने ये आजू बाजू लगे हैं तो इसे बोल देते हैं सिस, और अगर इस पोजीशन पे आमने सामने लग जाए 6 वाले केस में तो इसे बोल देते हैं ट्रांस। अच्छा एक हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर किसे कहते हैं, विच फॉर्म नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस कौन सी होती है, ऐसी इमेज जो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती है बेटा। ठीक है, इसके लिए याद रखना आप हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, और कम से कम एक बाइडेंटेट लिगेंड भी होना चाहिए। एक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस लिगेंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बढ़ते क्रम में लगा लेना। ये होती है I नेगेटिव Br नेगेटिव, और ऐसे ऐसे जब हम जा रहे हैं तो CFSE बढ़ती जा रही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, मेन बात होती है इसमें लिगेंड्स के रोल की, कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देगा, और अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इससे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं बेटा, है ना। अगर देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर, d2sp3 है तो होगी ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 है तो भी ऑक्टाहेड्रल होगी। बस अगर ये d अंदर है तो इसे बोल देंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर ये d बाहर है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पैरा और डाया का सीन मैंने बता रखा है। पैरा किसे कहते हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डाया किसे कहते हैं, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, ये हो चुका है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे CN NO2 NH3 EN OX, ये सब पेयरिंग करवाते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड Cl Br H2O ये पेयरिंग नहीं करवा पाते। जैसे सबसे पहले एग्जांपल ले लिया COCN6 3 नेगेटिव है, तो सबसे पहले आप लोग CO की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। CO पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 3 पॉजिटिव बेटा, ध्यान से समझिएगा। CO का एटॉमिक नंबर होता है 27। 27 के हिसाब से अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा AR18 4s0 3d6 है। अब ये देखो CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और जब ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करवा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा सकता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रखी है,
है ना, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और यहाँ पर लिगेंड्स डालोगे, कितने लिगेंड है, 6, 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, पहले D2sp3, हाइब्रिडेशन है D2sp3, अंदर वाले D का यूज हुआ है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इट इज डायमैग्नेटिक। आगे मूव करते हैं, Fe F6 3 नेगेटिव है, अब इसके लिए कर लो भाई, Fe पे कितना चार्ज आएगा, +3 चार्ज आएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है, कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, Ar18 4s0 3d5, तो बाकी है कि ये तो पेयरिंग नहीं करवा सकता, है ना, Fe तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यहाँ से डिसाइड होंगे ना, यहाँ से जो बाद वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वोटर के बाद इवन OX भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, OX का एक्सेप्शन मान के ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और हाइब्रिडेशन क्या, sp3d2, बाहर वाला D है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी है, हाई स्पिन भी है, ठीक है। इसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मतलब क्या होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है। एक होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में इजी वाला ऊपर जाता है, इजी मतलब 2 जो होते हैं और 3 नीचे रहते हैं, और एक होता है टेट्राहेड्रल, इसमें 3 ऊपर जाते हैं, ये 2 नीचे रहते हैं, जनरली हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें फंडा क्या होता है, अच्छा एक बात याद रखना, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बना है, टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी होती है वो 4/9 टाइम्स होती है डेल्टा ओ के, अगर कभी डेल्टा ओ पी से ज्यादा है, पेयरिंग से ज्यादा है, इट मींस ये कौन सा लिगेंड है, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और अगर डेल्टा ओ कम है पेयरिंग से तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी। हैलोकेन्स, हैलोअरीन्स की बात करते हैं, तो हैलोकेन्स को बनाने के तरीके होते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से बनाए, ROH को HX के साथ ट्रीट कर दो, इनमें सबसे बेस्ट लगता है SOCl2 के साथ ट्रीट करना, क्योंकि यहाँ पर Cl जाएगा, बाजू बनेंगे SO2 प्लस HCl, ये गैसेस प्रोडक्ट होते हैं, इजीली एस्केपेबल होते हैं। अल्केन से भी बना सकते हो, जैसे Cl2 है, सनलाइट लोगे तो क्लोरीन अटैक करेगा, जो जो अलग कार्बन लगते हैं इसको। अल्कीन से अगर हम बनाते हैं तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड Cl2 HCl अगर मैंने डाल दिया तो यहाँ पर मार्कोनी को फ्लू लगेगा, डिफॉल्ट रूल होता है मार्कोनी को फ्लू, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मार्कोनी को फ्लू का शॉर्टकट क्या होता है ना, तू लाल हलवाई, नेगेटिव विल गोस टू लोअर, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ये CH3 CH CH3, और अगर मैं HBr ले लूं विद पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड अगर मैं ले लूंगा तो यहाँ पर एंटी मार्कोनी को फ्लू लगेगा, इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, इसका शॉर्टकट होता है ना, तू हरा हलवाई, नेगेटिव विल गोस टू हायर, तो जो नेगेटिव पोर्शन है वो हायर वाले के पास जाएगा, और ये इधर इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोजन एक्सचेंज भी एक बढ़िया मेथड है, यहाँ पर दो फेमस नेम रिएक्शन आपको देखने को मिलती है, एक होती है फिंगरस्टेन और एक होती है स्वार्ट्स। फिंगरस्टेन में क्या होता है, RX की रिएक्शन Na के साथ कराते हैं, X को हटा देता है I, और स्वार्ट्स में क्या होता है, RX की रिएक्शन AgF के साथ कराते हैं तो X को हटा देता है F। अगर मैं हैलोजेंस बनाना चाहता हूं तो हैलोजेंस कैसे बनाए जा सकते हैं भाई, आप हैलोजन लोगे उसको, सॉरी आप बेंजीन लोगे, उसकी हैलोजनेशन कर दोगे F की डार्क में, तो हैलोजन लग जाएगा। इसके अलावा सैंड में रिएक्शन होती है, गेटरमैन रिएक्शन होती है, सैंड में रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास डायजोनियम क्लोराइड है, यहाँ पर सैंड में हमें सोल्ट लेना पड़ता है कॉपर का, X लग जाएगा। गेटरमैन में क्या होता है, Cu प्लस HX, यहाँ पर कॉपर पाउडर लेते हैं तो इसको हटा के यहाँ पर X लग जाता है। अगर मैं KI के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ये N2Cl हटेगा, I लग जाएगा। बाल स्कीमर लूंगा, FBF4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो F लग जाएगा, ये वाला फंडा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये वाटर पानी में नहीं घुलते हैं भाई, वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, कहीं पर भी अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़े तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है RF का, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ी जाती है, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है। स्टेबिलिटी की बात करें, अच्छा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, बात याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, क्यों होता है, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड बेटर क्लोज पैकिंग। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 101% श्योर है भाई, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे RX है उसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल के साथ कराई तो ये क्या बन जाएगा, RNU प्लस X नेगेटिव। SN1 रिएक्शन किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है, दैट इज RX, और ये दोनों पे डिपेंड करती है, RX पे भी और NU पे भी। इसका दो स्टेप की रिएक्शन, दो स्टेप का मैकेनिज्म है इसका। SN1 जो है दो स्टेप में होती है, ये सिंगल स्टेप में होती है। इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, इसको पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है SN1 के अंदर, SN1 की सबसे खास बात क्या है, यहाँ पर क्या मैटर करता है, कार्बोकटाइन। क्या मैटर करता है, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी मैटर करता है। और यहाँ पर क्या मैटर करता है भैया, यहाँ पर मैटर करती है लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। क्या मैटर करती है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस, रुकावट सबसे कम हो। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3-2-1 3-2-1 3-2-1, और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 1-2-3 1-2-3। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ SN1 को 1 हेट 1 टॉपर हेट टॉपर, तो ये 1 है, इसमें 1 सबसे फास्ट में रहेगा, और बाकी दोनों जगह पर सेम कौन होगा, RF से ज्यादा रिएक्टिव RCl, इससे ज्यादा रिएक्टिव RBr, से ज्यादा रिएक्टिव RA। अच्छा अगर मैं पूछूं इनमें से कौन SN1 में बढ़िया रिएक्शन शो करेगा, बताइए। अगर हम पूछ रहे कि इनमें से कौन है जो SN1 में बढ़िया शो करेगा, तो बेटा ये टर्सरी है, तो ये SN1 को बढ़िया शो करने वाला है, और ये SN2 को बढ़िया शो करने वाला है। इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि SN1 में फ्रंट साइड से भी अटैक होता है, बैक साइड से भी, तो यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर मिलता है। SN2 में सिर्फ बैक साइड से अटैक होता है, तो यहाँ पर आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। आगे मूव करते हैं तो कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि NaOH के साथ रिएक्शन कराई, X को हटा के यहाँ पर R बन जाएगा। NaCN के साथ रिएक्शन कराई तो CN लग जाएगा। AgCN, जब आप Ag लेते हो ना तो नाइट्रोजन की तरफ से लिंकिंग होती है, जैसे AgNO2 तो N की तरफ से लिंकिंग होगी। अच्छा RX की रिएक्शन अगर मैं R और Na के साथ कराऊं तो ये विलियमसन सिंथेसिस का सेटअप है, मेटल लव्स नॉन मेटल हो जाएगा, ROR बन जाएगा। खास बात याद रखिए, ये जो रिएक्शन है ये SN2 के मैकेनिज्म को फॉलो करती है, तो अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अगर अल्काइल हैलाइड टर्शियल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होने लगेगा भैया, यहाँ पर आपको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि ये अल्काइल हैलाइड है, अगर आपने इसके साथ KOH ले लिया अल्कोहलिक, ये अल्फा वाला हाइड्रोजन जाएगा बीटा वाले हाइड्रोजन के साथ, ये बाहर निकल जाएगा,
ठीक है, ये बाहर निकल गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल माना जाता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, है ना, वो मेजर होता है, जिसके कम तरफ एल्काइल ग्रुप हो माइनर होता है। इसके बाद मेटल के साथ रिएक्शन करें, RX की रिएक्शन मैंने MJ के साथ करा दी तो RMJX बन जाएगा, और अगर इसको पानी मिल गया तो ये टूट जाएगा, इधर H, ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। इसके बाद वुड्स रिएक्शन है, जिसमें दो एल्काइल हैलाइड लेते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2NX, ये R। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन हैलोरिन्स होते हैं, ये 2Na के साथ रिएक्शन करेंगे, ये चीज बाहर निकलेगी, ये बन गया बाइफिनाइल। वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, एक तरफ एल्काइल हैलाइड होगा, एक तरफ हैलोरिन होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, बाहर निकलेंगे और ये R बेंजीन बन जाएगा। सोलमान में हम लोग इस सोडियम की जगह पर कॉपर ले लेते हैं। आगे मूव करते हैं, जो हैलोरिन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों होते हैं, ड्यू टू जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड होता है हैलोरिन का, उसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और इसी वजह से इसकी डायपोल मोमेंट भी कम होती है, जो हैलोरिन का इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए लाइक NO2 CN, ये सब क्या कर देते हैं, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ा देते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक। याद रखिए हैलोरिन्स न्यूक्लियोफिलिक नहीं शो करते, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए तब भी रिएक्शन करने लग जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक, या फिर क्या हो जाए, ड्रास्टिक कंडीशन आ जाए NaOH H पॉजिटिव तब भी। कुछ रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे मैंने Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक होगा, पैरा पोजीशन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों ऑर्थो वाले कम स्टेबल क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में हिंड्रेंस होती है। नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैक करता है ऑर्थो पैरा पे, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप अटैक करता है, एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप अटैक करता है, और एसिलेशन में COCH3 ग्रुप अटैक करता है। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा हैलोजन हो, जैसे डाई हैलोजन जिसमें दो हैलोजन होंगे। विसिनल, विसिनल किसे कहते हैं, जब एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हो जाते हैं। जेमिनल, जब सेम कार्बन पे दो हैलोजन हो। क्लोरोफॉर्म इज CH Cl3। इसके बारे में खास बात क्या है, जो क्लोरोफॉर्म है इसको हमेशा डार्क बॉटल्स के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन मिल गई तो ये हाईली पॉइजनस गैस बनाता है, दैट इज फोस्गिन। हाइड्रोफॉर्म CHI3 येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ोगे भी। टेट्राक्लोरोमीथेन इज CCl4। फ्रियोन्स को हम लोग CFC बोलते हैं। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब क्या होता है, जो यूज किए जाते हैं एज रेफ्रिजरेंट, कूलिंग के लिए। एक होता है DDT, DDT एक फेमस इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में सबसे बढ़िया बात होती है ईथर की। ईथर का जो बॉन्ड एंगल है इसके पेरेंट जो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उससे भी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप बल्कियर है, बल्कियर ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे इसकी बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, यहां से कन्वर्जन भी बन जाता है। देखिए अगर आपने H पॉजिटिव ले लिया, पानी डाल दिया, तो यहाँ पर मार्कोनी को फ्लोर, हेलो, सॉरी 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 सॉरी, इधर ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास एक अल्कीन है, इसमें वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। और अगर आप पानी का एडिशन करोगे इन B2H6 तो एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाना, प्रोपेन 1 बनाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो 100%, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फंडा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा, और यहां पर होगा H3O पॉजिटिव, तो यहां पर कार्बन गोज टू कार्बन हो जाएगा, और इधर चला जाएगा OH। ये कुछ इस तरह से, ये R हो जाएगा और ये हो जाएगा OH। अगर आपने क्या लिया है, फॉर्मल्डिहाइड लिया है, उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराओगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने कोई एल्डिहाइड लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपने कोई कीटोन लिया है तो टर्सरी अल्कोहल बनने वाला है। क्लियर है कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी साउंड ना आ रही हो। देखो ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है और आप उसकी रिडक्शन करते हो, तो रिडक्शन करोगे, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। फिनोल बनाना चाहते हो तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसकी रिएक्शन कर दो, NaOH H के साथ फिनोल बन जाएगा। डायजोनियम क्लोराइड पे पानी डाल दो तो ये हट जाएगा, फिनोल बन जाएगा। डोज प्रोसेस जो कि पिछले चैप्टर से भी बन के आती है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा दो, NaOH HCl, टेंपरेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 एटमॉस्फेरिक, तो फिनोल बन जाएगा। अच्छा एक क्यूमीन है, क्यूमीन किसे कहते हैं, जैसे बेंजीन है CH, इधर CH3 CH3, इसकी रिएक्शन आप लोग करा दोगे O2 के साथ, यहां पर H3O पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फिनोल बन जाएगा। इसके बाद इथर, इथर कैसे बनाया जाता है, इथर के लिए सबसे बेस्ट है एक तो यही है कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर दो, टेंपरेचर ले लो 413, तो होता है क्या, C2H5OH, इधर C2H5OH, तो ये पानी बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है C2H5 और C2H5। एक है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस किसे कहते हैं, रोना हाइलोकेन की याद में, मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये बन जाएगा इथर। याद रखिए एल्काइल हाइड्राइड प्राइमरी होना चाहिए, इथर बनेगा, और अगर टर्सरी हो गया तो अल्केन बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात सिंपल है कि कार्बन एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, है ना। और दूसरी खास बात क्या है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल पानी के अंदर घुल जाते हैं क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और एक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और एक होता है पैरा नाइट्रोफिनोल। इधर आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है, इधर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है, तो ये वीक होता है, ये वीक होता है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, ये मोर स्टीम वोलेटाइल है और ये लेस स्टीम वोलेटाइल है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जैसे आरओएच की रिएक्शन HX के साथ करा दी,
क्या हो जाएगा, इस OH की जगह पर चला जाएगा X, ये बन जाएगा RX प्लस में H2। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होती है ये लुकास रिएजेंट वाली रिएक्शन भी कहला सकती है, और इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, तो अल्कीन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन करोगे, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको कीटोन देखने को मिलता है। जो फिनोल होता है बेटा वो एसिडिक नेचर का होता है, और कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब NO2 CN, वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं। जैसे फिनोल है, फिनोल पे NO2 ग्रुप लग गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, फिनोल पे मिथाइल ग्रुप लग गया तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई, है ना। लुकास टेस्ट की अभी हम बात कर रहे थे, जैसे प्राइमरी अल्कोहल पे आपने HCl ZnCl2 डाला, सबसे पहले टर्सरी पे डालो तो यहाँ पर Cl लग जाएगा, एक हैलोल्केन बनेगा, पानी बनेगा, टर्बिडिटी होगी और वो इमीडिएटली आएगी। सेकेंडरी में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और प्राइमरी में तो आएगी ही नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज, HNO3 के साथ रिएक्शन करा देता हूं। अगर आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड ले लिया, तो हर जगह पर NO2 ग्रुप लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमीन वाटर भी हर जगह पर अटैक करता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। अगर आप Br2 को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ लोगे तो पैरा पोजीशन पे, अगर HNO3 को एक्वस लोगे तो पैरा पोजीशन पे। अब तीन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत ही तीन नहीं है तो दो ही हुई, इसमें एक शायद मिसिंग है, क्यूमिन हो चुकी है, विलियमसन हो चुकी है। ठीक है, कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, कोल्ब रिएक्शन में कोल्बेकी का फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, कैसे किया जाता है, जैसे कि ये मेरे पास है फिनोल, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा NaOH CO2 H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक सॉरी सैलिसिलिक एसिड में। और एक है राइमेटाइमन, राइमेटाइमन में क्या होता है बेटा, जैसे OH है, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा NaOH CHCl3 H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड में। क्लियर है। अगर आप फिनोल की ऑक्सीडेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2 एसिडिक मीडियम तो हमारे पास बेंजोक्विनोन बनेगा, और अगर आप इसकी रिडक्शन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक तो ये हमारे पास बेंजीन बनेगा। बहुत बार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, फिनोल के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट जो होता है वो होता है FeCl3 टेस्ट, बाकी और भी कई सारे हो सकते हैं। FeCl3 टेस्ट में क्या होता है बेटा, जैसे कि ये मेरे पास फिनोल है, इसको आप 3 टाइम्स ले लेना, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है किसके साथ, FeCl3 के साथ, तो ये 3H इन 3 Cl के साथ बाहर निकलेंगे, 3HCl, और ये बन जाएगा बेंजीन O, बेंजीन O, और ये बेंजीन O, यहाँ पर लग जाएगा Fe। ठीक है, इथर की केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो, R वार है, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर H और X जुड़ जाएगा। और अगर कभी ऐसा हो कि ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन सकता है इस रिएक्शन से, जैसे मैं समझाता हूँ, ये C CH3 CH3 CH3O CH3, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने HI के साथ कराई तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और I इधर बन जाएगा। जनरली ये I छोटे ग्रुप के साथ जुड़ता है, बट अगर टर्सरी बन सकता है तो टर्सरी बनाएगा। यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन तो CH3 ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, है ना। ब्रोमिनेशन कर दी, जुड़ जाएगा Br ऑर्थो पैरा पे। नाइट्रेशन की NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। उसके बाद है जैसे कि ओके ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने बता दी थी ऑलरेडी आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तो C डबल बॉन्ड O होता है और एक OH होता है ना। इसको हम कार्बोक्सिल कहते हैं, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल, OH हाइड्रोक्सिल। बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन रोजनमंड। रोजनमंड में क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है, उसमें H2 डालते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 तो Cl हट जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। एक होती है स्टीफंस रिडक्शन, स्टीफंस में क्या होता है, साइनाइड होता है, SnCl2 HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, एल्डिहाइड बन जाता है। एक होती है गेटरमैन कोच, गेटरमैन कोच में क्या होता है, बेंजीन है, COHCl है, एनहाइड्रोCl है, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इटार्ड रिएक्शन होती है, इटार्ड में क्या होता है, हमारे पास है टोलविन, टोलविन की रिएक्शन करेंगे, Cr2 Cl2 CH2 H3 पॉजिटिव, तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। खास बात क्या है, इसको इटार्ड रिएक्शन को कैसे बोलते हैं, तोतले बेंजल क्रोम मिलेगा कल, है ना। बेंजल मतलब बेंजल्डिहाइड बनाना, तोतले मतलब टोलविन, किसकी हेल्प से, क्रोमिल क्लोराइड की हेल्प से। अच्छा, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है अल्कोहल से, तो अभी किया भी था, हम कॉपर का यूज कर सकते हैं, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, है ना। सेकेंडरी अल्कोहल से बना सकते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, हमारे पास कीटोन बन जाएगा। अल्काइन से बना सकते हैं, अल्काइन में क्या करो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH पानी डाल दो, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HgSO4, तो मार्कोनी को फ्लूइड के कोडिंग एडिशन होगी, सेम कार्बन पे डबल बॉन्ड है, सेम कार्बन पे OH है, तो टोटोमराइजेशन हो जाएगी। टोटोमराइजेशन में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड इधर माइग्रेट करेगा, हाइड्रोजन इधर माइग्रेट करेगा, और एल्डिहाइड। बेंजीन से बना के हटे हैं, बेंजीन की फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन करा दो, जो आपका दिल करे, जैसे मैंने एसाइलेशन करा दी, CH3COCl लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, COCH3। अच्छा, एक प्रोसेस शायद हम मिस कर रहे हैं, दैट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस क्या करता है, जैसे C डबल बॉन्ड C है, इधर लगा हुआ है AB, इधर लगा हुआ है XY, मतलब कार्बन या हाइड्रोजन होंगे वैसे तो। ओजोनोलिसिस में O3 लेते हैं और सेकंड स्टेप में लेते हैं ZnH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा AB इधर, ठीक है, और प्लस में C, इधर XY है, इधर भी लग जाएगा डबल बॉन्ड O। ओजोनोलिसिस का शॉर्टकट क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, बाजू में ऑक्सीजन को जोड़ दो। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, गलत हो गया, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन का, एल्केन से ज्यादा होता है ईथर का, ईथर से ज्यादा होता है एल्डिहाइड का, से ज्यादा होता है कीटोन का, से ज्यादा अल्कोहल का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा जी, याद रखिए, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, अगली बात करें, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनिल ग्रुप की सबसे जो कॉपीराइट वाली रिएक्शन होती है, जिसपे इन्हीं का ही अधिकार है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा आता है, इस पे पॉजिटिव आता है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है। जनरली पूछा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल कहां ज्यादा अटैक करेगा, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो हमेशा याद रखिए, हमेशा
जहां पर कम बल्कि ग्रुप होंगे वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगी, जहां पर कम बल्कि ग्रुप होंगे वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा होंगी। ठीक है, तो एल्डिहाइड में कम बल्कि ग्रुप होता है, जैसे कि ये देखो, ध्यान दो, एच सी डब, आप मुझे बताइए, आप खुद से बताओ, चलो इनमें ये बोलो, फर्स्ट ऑप्शन को ए बोल दो, सेकंड ऑप्शन को बी बोल दो, थर्ड ऑप्शन को सी बोल दो, इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा अकॉर्डिंग टू यू? कौन शो करेगा इनमें सबसे फास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? बेटा सबसे छोटा जो है वो ये है, दिस वन। और सबसे स्लो रिएक्शन किसमें होगी? सबसे स्लो रिएक्शन होगी इसमें। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है जब भी अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ करा दी, तो बेटा क्या होता है, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, इसी डबल बॉन्ड एन जेड बन जाता है, कोई भी ग्रुप हो। ठीक है, रिडक्शन करवा देते हैं। रिडक्शन अगर एल्डिहाइड है इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन है, कीटोन की रिडक्शन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये दो नेम रिएक्शन है फेमस, क्लेमेंशन एंड वुल्फ किस्नर। पहचान कैसे होती है क्लेमेंशन की और वुल्फ किस्नर की? क्लेमेंशन में जेड एंड एच लेते हो एसिडिक मीडियम में, वुल्फ किस्नर में हाइड्रोजन लेते हो KOH इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। इन दोनों रिएक्शन की खास बात क्या है कि ये डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में बदलती है, ये डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में बदलती है। इसको याद रखने का शॉर्टकट है इन दोनों ही रिएक्शन को एके चला हाई कोड, एके चला हाई कोड। एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनाओगे? हाई कोड, दैट इज हाइड्रोकार्बन। एक हैलोफॉर्म रिएक्शन होती है बेटा, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं इसको हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन कहां कहां पर करता है? इथेनॉल पे, इथेनॉल पे, इथेनॉल, इथेनॉल, मिथाइल कीटोन पे, कहीं पर भी CH3 सी डबल बॉन्ड O लिख दे, या CH3 CHOH पे रिएक्शन करता है। इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं? इसमें आप लोग रिएक्टेंट यूज करते हो, I2 विद NaOH यूज किया जाता है। होगा क्या, जैसे मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक कीटोन है, मिथाइल कीटोन है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी I2 NaOH के साथ, और मैं इसको गर्म कर दूंगा, तो ये वाला जो है ये आइडोफॉर्म बनाएगा, दैट इज CHI3। बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है वो बनाएगा सोल्ट ऑफ एसिड CH3 सी डबल तो एक बन जाएगा पनील लाइक H2O NaI। क्लियर है? एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत बढ़िया रिएक्शन होती है। एल्डोल कंडेंसेशन कहां पर एप्लीकेबल होती है? दोज एल्डिहाइड दोज कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, दोज एल्डिहाइड दोज कीटोन व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन। आप डाइल्यूट NaOH लेते हो, ठीक है, तो होगा क्या, देखिए ये है, ये अपने हाइड्रोजन को भेजेगा इधर। अच्छा समझाता हूं होता क्या है। कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O H, इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने डाइल्यूट NaOH ले लिया, ये एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन इधर जाता है, ये बन जाता है CH3 C, इधर OH H, इधर CH2 C डबल बॉन्ड O H। फिर हम इसको गर्म करते हैं, पहले बनता है एल्डोल, और जब हम इसको गर्म करते हैं तो हो जाती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ देना, निचोड़ देना मतलब पानी निकाल देना। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये C डबल बॉन्ड O, तो हमारे पास क्या बन गया, एक अल्कीन बन गया। क्लियर है? उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन होती है। कैनिजारो रिएक्शन कहां पर होती है? दोज एल्डिहाइड which have no अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, आप कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ ट्रीट करते हो, कंसंट्रेटेड NaOH लेते हो, जैसे बेंजल्डिहाइड, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ब्रेकअप करा दो, बेंजीन बेंजीन अलग अलग, कार्बन कार्बन अलग अलग। इसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन एक के पास जाएंगे और ये दोनों ऑक्सीजन दूसरे के पास जाएंगे। NaOH कहां जाएगा? OH को उधर भेजो जिसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं आया, Na को भेजो दूसरे वाले के पास। कैनिजारो भी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग कैसे बना सकते हो? अल्कोहल ले लो, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दो विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज KMnO4, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अगर आपके पास अल्काइल बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप है, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे KMnO4 KOH के साथ, H3O पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार बनने के चांसेस है। कोई भी अल्काइल बेंजीन है, अगर आप उसकी रिएक्शन कराओगे KMnO4 KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H3O पॉजिटिव, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। रिग्नार्ड एजेंट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। नाइट्राइल ग्रुप है, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, पहले अमाइड बनता है और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दे एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म, डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड O OH, ये है RC डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएंगे, ये डाइमर बन गया। ठीक है, और इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। बहुत एसिडिक नेचर के होते हैं भाई, ये बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से बढ़िया एसिड कोई भी नहीं है। क्यों है ये बढ़िया एसिड? क्योंकि H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो हमारे पास बनता है, ये बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। अच्छा जैसे F और Cl अगर लगाए तो इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पर ज्यादा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ाते हैं। ये एसिडिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अच्छा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है? आप सोल्ट ऑफ एसिड लेते हो, NaOH CO के साथ ट्रीट करते हो, तो ये पोर्शन बाहर निकल जाता है और हाइड्रोकार्बन बन जाता है। HVZ रिएक्शन बहुत बार पूछी जा रही है। HVZ रिएक्शन में क्या होता है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, H2 रेड फास्फोरस लेते हो तो वो इस हाइड्रोजन को हटा देगा, ये बन जाएगा RCHX CH। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ खास रिएक्शन है, जैसे R-OH के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करें, इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, तो इसका OH निकल जाता है और इसका H निकल जाता है, तो हमारे पास एस्टर बन जाता है। PCl5 PCl3 SOCl2 कुछ भी हटाओगे तो OH हटेगा और इधर Cl लग जाएगा, NH3 के साथ लगाओगे तो अमाइड लग जाएगा। ठीक है, और C ग्रुप क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ज्यादातर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पसंद नहीं करते। ठीक है, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट होता है अमाइंस। अमाइंस में क्या है भाई, प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप के साथ, सेकेंडरी अमाइन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ, और टर्सरी अमाइन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ। ठीक है, प्रिपरेशन, सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे होगी, जैसे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप की रिडक्शन कर दो किसके साथ, FeHCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। साइनाइड है, साइनाइड की अगर आप रिएक्शन कराओगे LiAlH4 के साथ तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी, बन जाएगा RCH2NH2। RX की रिएक्शन NH3 के साथ करोगे तो ये बन जाएगा RNH2। अमाइड है, अमाइड की अगर रिएक्शन LiAlH4 के साथ करोगे, LiAlH4 रिडक्शन के लिए होता है बेटा, तो ये पोर्शन हटेगा, ये 2 हाइड्रोजन पानी बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अमाइन बनाएंगे। एक होफमैन अमोनोलिसिस होती है, बहुत फेमस रिएक्शन रहती है। क्या होता है होफमैन अमोनोलिसिस में, जैसे RX है, RX की रिएक्शन NH3 के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, RNH2। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, RNHR। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो क्या बन जाएगा, R3N। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, पहले इसने एक हाइड्रोजन दिया, फिर एक और हाइड्रोजन दे दिया, फिर एक और हाइड्रोजन दे दिया, अब तो हाइड्रोजन भी नहीं बचे, बट अभी अपने लोन पर देकर रिएक्शन को कराएगा, ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो इस रिएक्शन को कभी भी अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर बने प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर बने सेकेंडरी अमाइन, यहाँ पर बने टर्सरी अमाइन, और यहाँ पर बने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एक मिक्सचर होता है, और मिक्सचर को इजीली सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। आगे मूव करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर की, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एक अमाइड लोगे तो उसकी रिएक्शन करोगे ब्रोम और बेस के साथ, तो यहाँ से CO ग्रुप बाहर निकल जाता है। हमारे पास क्या है, जैसे बेंजामाइड है, बेंजीन CONH2 है, इसकी रिएक्शन में करा दूंगा Br2 and 4KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH2। एक होती है हमारे पास गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे कि आप थैलिमाइड लेते हो, बेंजीन बेंजीन CONH, इसकी ट्रिक क्या होती है, गब्बर बेसमेंट में सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई, इस जगह पर बन जाएगा ये बेंजीन CON के, गब्बर बेसमेंट में हैलोकेन के साथ रिएक्शन कराओगे, RX इस K की जगह पर R बेंजीन CON, बेसमेंट में हैलोकेन को बेस पिलाना है, बेस के साथ रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा NaOH, ये पोर्शन बाहर, ये बन जाएगा बेंजीन COONA, और यहाँ पर क्या बचेगा, RNH2। ये रिएक्शन से ये हमारे पास क्या है, थैलिमाइड है, बेसमेंट में हैलोकेन को पानी पिला दिया तो हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन बनेगा। ओनली एलिफैटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड, और कुछ नहीं बना सकता। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें, जैसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन में क्या होगा, हमारे पास अमाइन है, इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, CHCl3 एंड 3KOH के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये 3 KCl बाहर निकलेंगे, ये 3 H2 बाहर निकलेंगे, और हमारे पास बन जाएगा RNC, दैट इज आइसोसाइनेट। एक एसाइलेशन होती है, एसाइलेशन में आप RCOCl के साथ रिएक्शन कराते हो, H और Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट होता है, इस हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, अमाइंस को ट्रीट करते हैं विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो यहाँ से H और Cl बाहर निकलते रहते हैं, तो ये बन गया RNHSO2 बेंजीन, ये पानी में घुल जाता है, अल्कली में घुल जाता है, क्यों घुल जाता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है। फिर ये मेरे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, इसको मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट किया, तो ये चीज बाहर H और Cl बाहर निकल जाएगा, ये RnRSO2 बेंजीन है, ये इनसॉल्युबल होता है इनअल्कली, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, और इसकी टर्सरी अमाइन की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगी तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। अमाइंस की हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, जितने हाइड्रोजन होते रहेंगे उतनी वो रिएक्शन आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी वही है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। और अलग अलग अमाइंस का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट पूछूं तो सबसे ज्यादा होता है प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। प्राइमरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। सेकेंडरी का क्यों होता है कम, क्योंकि इसके पास 1 हाइड्रोजन होता है। टर्सरी का सबसे कम क्यों होता है, क्योंकि इसके पास तो एक भी नहीं होता। 2 हाइड्रोजन से क्या होगा, 2 तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये एक तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और एक भी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। आगे मूव करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ 100% श्योर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन। गैसियस स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ होती है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। गैसियस स्टेट में सिर्फ एक फैक्टर से बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड होती है, दैट इज प्लस आई फैक्टर। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर होते हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ बताते हैं, इंडक्टिव, स्टीरिक, सॉल्वेशन। अगर एल्काइल ग्रुप छोटू है, मिथाइल ग्रुप है, तो बेसिक स्ट्रेंथ होगी 2 1 3। अगर एल्काइल ग्रुप बड़कू है, इथाइल ग्रुप है, तो होगी 2 3 1 2 3 1। केबी का मतलब क्या होता है, केबी का मतलब होता है बेसिक स्ट्रेंथ। पीकेबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक CH3 OCH3 वो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दो, ब्रोमिनेशन करोगे तो भाई बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, हर एक ऑर्थो पैरासाइट पे अटैक होगा। इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एसिटाइलेशन करवाई जाती है, इस ये अगर ले लेंगे तो इसकी एक्टिविटी कंट्रोल हो जाएगी, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन तो इसकी बहुत खतरनाक होती है, ऑर्थो मेटा पैरा सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये जो एनिलीन है एसिडिक मीडियम में एनिलीनियम आयन बनाते हैं जो कि मेटा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर इसका भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो यहाँ पर एसिडिक एनहाइड्राइड ले लोगे। डाइजोनियम सॉल्ट की बात करें, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनिल को डीसी बनाते हैं, अनिल यानी एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन करा दो NaNO2 + HCl। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हम लोग करके भी आए थे। अगर आपने CuCl के साथ करा दी तो ये पोर्शन हटेगा, Cl लग जाएगा। X के साथ करा दी तो X लग जाएगा। अगर CuCl है यानी कॉपर का सोल्ट है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडवेयर, अगर कॉपर का पाउडर है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटमेट।
ठीक है, बाकी और कुछ रिएक्शन है, जैसे आपने इसकी रिएक्शन के साथ कराई तो पोर्शन हटेगा, आई लग जाएगा। HBF4 के साथ कराई तो F लग जाएगा। H3PO2 इसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। H2O के साथ कराई तो पोर्शन हटेगा और यहाँ से नेगेटिव दैट इज OH लग जाएगा। अल्कोहल के साथ कराई तो अल्कोहल भी इसको बेंजीन में कन्वर्ट करता है। ट्राइजोनियम क्लोराइड की कुछ रिएक्शन है, जैसे कि कपलिंग रिएक्शन है ना। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, इनके H को खोल के लिख लो, तो ये क्या हो जाता है, H और Cl बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन N2 बेंजीन OH। इसका H बाहर खोल दो, HCl बाहर निकल जाएगा, बन जाएगा बेंजीन N2 बेंजीन NH2। बायोमोलिक्यूल की बात कर लेते हैं। बायोमोलिक्यूल कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन होते हैं इनके अंदर। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप होंगे, एल्डिहाइड कीटोन। क्लासिफाई करें तो मोनोसैकेराइड जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, जिनको आप नहीं तोड़ सकते। ओलिगोसैकेराइड जो 2 से 10 मॉलिक्यूल देते हैं मोनोसैकेराइड के टूटने में। पोली का मतलब होता है जो बहुत सारे देते हैं, 100 से 3000 मॉलिक्यूल देते हैं। क्लासिफाई करें तो कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, व्हिच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन। देखिए, एक टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट होता है। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में क्या होता है, जैसे ये एल्डिहाइड पे एप्लीकेबल होता है। एल्डिहाइड ले लिया और उसकी रिएक्शन मैंने करा दी 2Ag NH3 2 पॉजिटिव OH नेगेटिव। बेटा एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कैसे रिएक्शन करता है भाई, ये उसको कन्वर्ट कर देता है पहले तो बात सोल्ट ऑफ एसिड में, और एक बनता है सिल्वर मिरर। क्या बन जाता है, सिल्वर मिरर बनता है। जब कभी भी एल्डिहाइड दिखेगा टॉलरेंस रिएजेंट को, जब कभी भी एल्डिहाइड दिखेगा टॉलरेंस रिएजेंट को, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करके ये सिल्वर मिरर बना देता है। एक होता है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन, जब भी कभी एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा, तो उसके साथ फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा भाई, रेड प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर बन जाते हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर किसे कहते हैं, व्हिच कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट फैलिंग सॉल्यूशन। कौन कौन से रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, जो रिड्यूस नहीं कर सकते। नॉन रिड्यूसिंग का सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुक्रोज। ठीक है, अच्छा जो स्टार्च है कहां मिलता है, प्लांट्स में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है। सेलुलोज कहां पर स्टोर होता है, सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। टाइप की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो एल्डोज होते हैं। एल्डोज ऐसे मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिसके पास एल्डिहाइड एज फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोज ऐसे होते हैं जिनके पास कीटोन एज फंक्शनल ग्रुप होता है। डाइसैकेराइड की बात करें, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। सुक्रोज किसमें टूटता है, डी प्लस ग्लूकोज डी माइनस फ्रुक्टोज। माल्टोज किसमें टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज में टूटता है। लैक्टोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज में एंड गैलेक्टोज में। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज क्या होता है, चीनी है ना। ये C12H22O11 है। जब हम इसको पानी में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 एंड C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रुक्टोज। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर होता है, लैबो रोटेटरी नेचर होता है। ओवरऑल मिक्सचर जो होता है वो लैब हो जाता है, जबकि ये हमारे पास डेक्स्ट्रो है। डेक्स्ट्रो से ओवरऑल देखिए, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज को जब पानी में डालते हैं तो वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज में टूटता है। सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का, बट उसका जो मिक्सचर होता है वो लैबो रोटेटरी होता है। तो इस वजह से शुगर का जो नाम होता है इन्वर्ट शुगर होता है, लिखा भी गया है। क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो लिंकेज देखने को मिलती है उस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऑन हाइड्रोलिसिस इट चेंजेस फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लैबो इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अगर आपने इसको HI के साथ ट्रीट किया तो ये इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा, CH3 CH2 6 CH3 एंड हेक्सेन में। इससे ये रिएक्शन क्या शो करती है, आपसे पता है कि कोई रिएक्शन शो क्या करती है, दिस रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन। फिर आप लोगों ने रिएक्शन कराई HNO3 के साथ। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, इसको भी प्राइमरी अल्कोहल को बदल रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रिक एसिड। ये रिएक्शन क्या कंफर्म करती है, प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। HCN के साथ रिएक्शन कराई तो C जुड़ेगा, इधर H जुड़ेगा, इधर साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये रिएक्शन क्या शो करती है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। आपने इसकी रिएक्शन करा दी ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर सिर्फ इसको ही ऑक्सीडाइज करवा पाएगा, ये कहलाता है ग्लूकोनिक एसिड। और ये रिएक्शन क्या शो करती है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। अगर आपने एसिडिक एनहाइड्राइड ले लिया तो सारे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, इनका H को हटाएगा, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। कुछ ऐसे होता है ये CH2 है, ये CHOH4 है, ये CH2OH है, यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये पोर्शन हटेगा। इसके साथ यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO, इधर CHO C डबल बॉन्ड O CH3 4 टाइम्स है, और ये CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 है। इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये रिएक्शन क्या शो करती है, प्रेजेंस ऑफ, क्या शो करती है भाई, प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च दो पार्ट से मिलकर बनता है। अच्छा, बनता किससे, अल्फा ग्लूकोज से। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज 15 से 20% होता है, अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है। इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, अमाइलोज का थोड़ा नाम है लीनियर, कंफ्यूज का नाम है ब्रांच। जो लीनियर है वो वाटर सोल्यूबल है और ये वाटर इनसोल्यूबल है। प्रोटीन्स किसे कहते हैं, ये पॉलीमर्स होते हैं जो कि किससे मिलकर बनते हैं। ब्रो रिकॉर्डेड सेशन है, अरे भाई रहने दो यार, सुबह सुबह ऐसे मजाक मत करो। ये अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। अल्फा अमीनो एसिड कैसे होता है, जैसे कार्बन है, इसके एक तरफ अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप, एक तरफ सिलुलोज ग्रुप, इधर R और इधर H हो जाता है। प्रोटीन को जब तोड़ते हैं तो हमारे पास पेप्टाइड बनता है, और पेप्टाइड को जब तोड़ते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं।
है ना। दो अल्फा अमीनो एसिड के बीच में आप लोगों को कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है? CO NH लिंकेज। और इस CO NH लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज देखने को मिलती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है। अच्छा, एक होते हैं हमारे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं? जिसमें NH2 ग्रुप और C ग्रुप बराबर होंगे। एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जहां पर NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे C ग्रुप से। एक होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, जहां पर C ग्रुप ज्यादा होंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारे लिए जरूरी है, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती, एग्जाम्पल है वेलिन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिनको हमारी बॉडी खुद से बना सकती है, तो उसके हमें बाहर से जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलानिन। इसके बाद फाइब्रस प्रोटीन, जिनका फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरोइडल टाइप स्ट्रक्चर होता है, एग्जाम्पल है केराटिन, मायोसिन। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, एल्बुमिन। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चार तरह का स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी प्राइमरी हम स्ट्रक्चर में क्या बताता है? सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या बताता है? शेप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शेड होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्वाटरनरी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट बताता है। आगे बढ़े, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोटीन को नेचुरल फॉर्म में ना रहने देना, है ना। उससे क्या हो जाता है? अच्छा, ये करा कैसे जाता है? आप टेम्परेचर बदलते हो या फिर पीएच बदलते हो। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बचा रह जाता है। एंजाइम्स किसे कहते हैं? एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट जो हमारी बॉडी की रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। आगे है वाइटामिन। वाइटामिन क्या होते हैं? हमारी बॉडी में बनते नहीं है, तो हमें बाहर से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जरूरत पड़ती है। वाइटामिन ए की कमी तो कौन सी बीमारी होती है? जैरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, रोतोंदी बोलते हैं। B1 बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स में मतलब बोन्स की डिफॉर्मेशन, बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो जाती है। विटामिन ई की कमी से मस्कुलर वीकनेस। विटामिन एच की वजह से लॉस ऑफ हेयर। विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ा देता है। विटामिन B12 क्या करता है? पर्नीसियस एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। विटामिन बी एंड सी जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, बॉडी से कंटिन्यूसली बाहर निकलते हैं, है ना। और ए डी ई के क्या होते हैं? ये फैट सोल्यूबल होते हैं, बॉडी से बाहर नहीं निकलते। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, है ना। इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं आप लोगों को? न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, है ना। एक है डीएनए। डीएनए में क्या देखने को मिलता है? AGC T, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमाइन। आरएनए में क्या देखने को मिलता है? AGCU। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि डीएनए में कौन सा बेस है जो आरएनए में नहीं है? वो है थाइमाइन। आरएनए में कौन सा बेस है जो डीएनए में नहीं है? वो है यूरासिल। अच्छा, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता। डीएनए आरएनए का डिफरेंस बहुत बार पूछ लिया जाता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। इसमें लिंकिंग हो रही होती है टाटा गोचू की। टी का बॉन्ड होता है ए के साथ, और जी का बॉन्ड होता है सी के साथ। इसका स्ट्रक्चर होता है सिंगल हेलिक्स, एक सिंगल सी चेन होती है। इसके अंदर डीएनए के अंदर जो शुगर देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है? 2 डिऑक्सीराइबोज। इसकी वजह से इसका नाम भी डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पड़ा। और इसके अंदर शुगर देखने को मिलती है राइबोज। बेस क्या होता है? AGCT। इसके अंदर बेस क्या होता है? AGCU। इसका स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स, इसका स्ट्रक्चर सिंगल हेलिक्स। इसकी खास बात, ये रेप्लिकेट कर सकता है, ये रेप्लिकेट नहीं कर सकता, मतलब ये अपने जैसी और बॉडीज को नहीं बना सकता। सबसे खास बात क्या? डीएनए क्या करता है? ये डीएनए एक पीढ़ी की प्रॉपर्टीज को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है ना। ट्रांसफर करता है हेरिडिटी इफेक्ट को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये ऐसा, ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्लियर? फॉर बॉडी ध्यान रखिए, अच्छे से पेपर लेके आइए, बस और कुछ नहीं। पॉजिटिव होके जाओ, सब कुछ लिख के आओ, अच्छे से करना। और बढ़िया से कुछ भी छोड़ के मत आना, जो भी बताते हो कहते हैं ना, वैसे तो पढ़े होंगे, और जहां पर नहीं पढ़े तो फेंको, भर भर के फेंको, ठीक है। सीरियल वाइज चलना, सारे फॉर्मूला से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। डोंट वरी, पेपर अच्छा होगा बेटा, केमिस्ट्री का पेपर इजी आता है ना। तो आप लोग होप करके जा सकते हो। ऑल दी बेस्ट, बहुत ख्याल रखिए, ठीक है। और सभी बच्चों ने अपना बेस्ट करना है, करोगे भी ऑब्वियसली, है ना। चलो बाय नाउ, प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।